अच्छा बेटा, पार्ट वन हमने पढ़ लिया डिटेल में, और हमने बायोकेमिस्ट्री को समझा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। फिर हमने मेटाबॉलिज्म को समझा, फिर हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा और ये देखा बायोमोलिक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं। फिर हमने उन बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया जो हमने बायोमोलिक्यूल्स अपने सिलेबस में कवर करने हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसको भी हम ना पहले दो वर्ड्स में सेपरेट करेंगे। ठीक है, एक है वर्ड कार्बो विच मीन्स कार्बन, विच मीन्स कार्बन, और हाइड्रेट, व्हाट इज meant बाय हाइड्रेट? हाइड्रेट मीन्स H2O। तो अगर तो हम वर्ड पे जाए ना, तो वर्ड से डेफिनेशन ये बनेगी, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, एक तो कार्बन हो, ठीक है, और दूसरा उसमें आपके क्या मौजूद हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मेरी बात गौर से सुनना आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हो। ये बड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, लेकिन गौर समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, एक तो जिसमें कार्बन और दूसरा हाइड्रेट। हाइड्रेट से मुराद क्या होता है, H2O। यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, रेशो क्या बनती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2:1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये सारे ऑर्गेनिक है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक तो कार्बन हो, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तौर पर मौजूद हो, एज अ वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो क्या होता है, 2:1। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन नजर आता है और कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एटॉमिक रेशियो 2:1 नजर आ जाता है, तो उस कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या मैं उर्दू में लिखने लगा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर के मुताबिक 2:1 होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखो, इसको आप गौर करो, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ये आपने पढ़ा हुआ सबने, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ। अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई थिंक आई मे राइट इट एज, ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, H2O 6 टाइम्स, ठीक है, ब्रैकेट लगा के 6 टाइम्स। अब देखो यहां पर अगर आप गौर करो इस वाले पार्ट पे, ठीक है, तो यहां वाटर में इधर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना बन रहा है, 2:1 बन रहा है ना, ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, H2O 6 टाइम। अंदर आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है। तो ये आपका कंपाउंड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे कि देखें, एक और चीज देखें, C12H22O11, व्हाट इज दिस, दिस इज सुक्रोज, दिस इज सुक्रोज। अब यहां पर आप देखो C12, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, H2O ब्रैकेट लगा दिया 11 टाइम्स, यहां पर भी आप देखो तो रेशियो कितना बन रहा है, 2:1। तो ये कार्बन भी है और हाइड्रेट भी है, दैट्स व्हाई इट इज कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। लेकिन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जिन पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर तो हो जाएगा जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिन पर ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। सो वी नीड अ यूनिक डेफिनेशन टू जस्टिफाई ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। हमें एक यूनिक डेफिनेशन चाहिए जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनके लिए एक और नाम भी यूज किया जाता है, दे आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। इनको सैकराइड भी बोला जाता है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? दिस वर्ड मीन्स स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। दैट्स व्हाई वी आल्सो यूज वर्ड सैकराइड्स फॉर दैट, ठीक है। उनके लिए हम सैकराइड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी चीज बताई है ना, ये बेटा आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। इफ एनीवन वांट टू नोट डाउन इट, आप जल्दी इसको नोट डाउन कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के ऊपर। तो मैं इसकी अभी फिलहाल ये वाली साइड यूज करता हूँ ताकि आपको क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? वी विल राइट कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है और एल्डिहाइड कीटोन, ये आपने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस डेफिनेशन को। अब ये एक यूनिक डेफिनेशन है जो कि हर किस्म के कार्बोहाइड्रेट पर इजीली अप्लाई हो जाएगी। सो व्हाट डज पॉलीहाइड्रोक्सी मीन? तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स एनी कंपाउंड which has more than one OH group। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी। जैसे भी आप बेसिक सॉल्ट में आप पढ़ के आए हो ना, ये वाला बेसिक सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा AlOH थ्राइस, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन OH ग्रुप। और एल्डिहाइड आपने पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हम इस ग्रुप को बोलते हैं CHO ग्रुप। इस ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो जिस कंपाउंड में ये ग्रुप मौजूद होगा CHO, उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे। इसके अलावा कीटोन, ठीक है, तो जिस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मौजूद होगा CO, कार्बन ऑक्सीजन, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। सो तीन चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पहली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में आपको एक से ज्यादा OH ग्रुप्स नजर आएंगे, मोर देन वन OH ग्रुप। दूसरी चीज, आपको कार्बोहाइड्रेट्स में या तो ये वाला ग्रुप नजर आएगा या ये वाला ग्रुप नजर आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा या कीटोन, दोनों में से एक ग्रुप होगा। और का वर्ड है, ये याद रखिएगा, या एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोन होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। तो दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो, दूसरी कंडीशन ये है या एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप मौजूद। अब आपकी बुक में मैं एग्जांपल लेता हूं, उसने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, अगर आप देखें पेज नंबर 102 पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उसने बनाया है, जरा गौर कीजिएगा। सो
इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो है आपका एक और हम बनाते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ये दो हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, दिस इज फ्रुक्टोज, ठीक है। दो स्ट्रक्चर हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब आप देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, मोर देन वन OH ग्रुप होने चाहिए। तो ये देखें 1 2 3 4 और 5, तो पॉलीहाइड्रोक्सी है। और ये देखें ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइड, ALD एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको देखें ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4 और 5 पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये देखें ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो दोनों ही इस कंडीशन को पूरी कर रहे हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, यहां से हम आगे चलते हैं। इसको अगर आपने नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली कुदरती तौर पर एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू बनते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। और प्लांट बॉडी के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगा। ये प्लांट बॉडी के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जमीन से आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लें, तो 6 इधर लगाएंगे, 6 इधर और 6 इधर, तो ये बैलेंस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कंडीशन है, जैसे मैं आपको बता रहा था हर रिएक्शन की कंडीशन हो गई। ये रिएक्शन किस कंडीशन में होगा, क्लोरोफिल हो प्लांट में, जिस प्लांट का क्लोरोफिल खत्म हो गया उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और जिन प्लांट्स का कलर येलो हो चुका होता है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सनलाइट, सूरज की रोशनी, ये कंडीशन है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएंगे, और ये ग्लूकोज बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज किस में चेंज होगा, ये आपका जो वो वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह होंगे, ग्लूकोज इनके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज बनेगा ना, जो प्लांट्स वेजिटेबल और फ्रूट बनाएंगे उनके अंदर जाकर ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इन कंपाउंड्स ग्लूकोज इनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर मिल जाता है, और फिर उसको हम यूज करते हैं, फिर वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो खैर वो मैकेनिज्म बाद की बात है, पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स आपने याद रखनी है। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स, and third one is polysaccharides. Again all of them are polyhydroxy aldehydes और ketones, ठीक है। तो हम मोनोसैकेराइड से स्टार्ट करेंगे। पहले मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स, मिलके इसको भी रेज कर लेते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड ये ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है मोनोसैकेराइड्स पर, तो इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, दे आर सिंपलेस्ट शुगर्स, सबसे छोटे साइज के और सबसे जो है ना सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट,
ये शो करता है मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको आप हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी कंपाउंड को वाटर से रिएक्शन करवा कर ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ठीक है। ब्रेक के लिए हम वर्ड यूज करते होते हैं केमिस्ट्री में, डिकम्पोज कर देना। किसी भी कंपाउंड को वाटर की वाटर के साथ रिएक्शन करवा कर ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ठीक है। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो इनके बारे में क्या मशहूर है कि जी ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इनको आप वाटर की प्रेजेंस में नहीं तोड़ सकते, वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर इनको मोनोसेक्राइड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसकी इसी वजह से ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स है, इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। और याद रखना है आपने, जो हाइड्रोलाइसिस है ना, ये या तो एसिड की प्रेजेंस में होती है या बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कार्बन एटम्स की जो तादाद है, ठीक है, मिनिमम छोटे से छोटा जो मोनोसेक्राइड है उसमें 3 कार्बन होंगे, और बड़े से बड़ा जो मोनोसेक्राइड है उसमें 9 कार्बन होंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि कार्बन एटम्स की जो रेंज है मोनोसेक्राइड में वो 3 से लेकर 9 तक की होती है। तो अगर तो 3 है कार्बन, तो ऐसे मोनोसेक्राइड को हम बोलते हैं ट्रायोज। क्या बोलते हैं? ट्रायोज। 4 कार्बन वाले को टेट्रोज, 5 कार्बन वाले को पेंटोज, ठीक है, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज, ठीक है। तो इस तरीके से 9 कार्बन तक चलेगा। अब ये जो है ना दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अगर इनको आप देखें तो इसमें आप कार्बन को काउंट करें कितने कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, 4, 5 और 6, इसमें 6 कार्बन है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हेक्सोज की कैटेगरी में। इसमें भी आप कार्बन को अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? हेक्सोज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। तो ये दोनों ही हेक्सोज है। अच्छा, इनके नाम भी आप जरा देख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें आप कितने OH ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इसका नाम बन जाएगा पेंटा हाइड्रोक्सी। ये केमिकल नेम लिख रहा हूं, वैसे कॉमनली तो इसको ग्लूकोज बोलते हैं, पेंटा हाइड्रोक्सी। चूंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम के एंड पर हम लिख देंगे एल्डिहाइड। इसका नाम आप खुद देखिएगा, ठीक है ना, ये समझ लें आपकी असाइनमेंट है। इसका नाम आपने खुद देखना है कि इसका क्या नाम बनेगा, ठीक है। इसमें भी 5 OH ग्रुप है लेकिन कीटोन है, ठीक है ना, कीटोन ग्रुप मौजूद है। अच्छा, तो ये इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब आगे और भी प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं, जिसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये आ जाता होता है, दोनों ही हेक्सोज हैं, लेकिन एक में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और दूसरे में कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। अच्छा, उसके बाद स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, सारे के सारे इनका जायका मीठा होता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं जी, आसानी से पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनकी बेटा अपने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। हाँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इनको बोला जाता है कि ये कौन सी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर। आपने 9th क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये चूंकि रिड्यूसिंग शुगर हैं, सो किसी भी रिएक्शन के अंदर दे विल हेल्प इन द रिडक्शन of any element or a compound,
तो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की ये क्या कर सकते हैं, ये रिडक्शन कर सकते हैं, ये रिडक्शन करवाएंगे। और याद रखना है, जो रिडक्शन करवाता है ना बेटा, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है, अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये आपने याद रखना है, अपनी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, आई थिंक सो all the things are covered in case of monosaccharides। और कोई चीज इसमें बताने वाली नहीं रहेगी, इसको आपने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब हम आगे एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वो है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, इसी को मिला देता हूँ, ओलिगोसैकेराइड सेकेंड टाइप, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड they are formed by the combination of मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, देखिए हमने दो ही पढ़े हैं अभी, मोनोसैकेराइड दो पढ़े हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसके अलावा और भी होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड एक याद रखिएगा, एक राइबोज शुगर, बायो के स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, राइबोज शुगर ये डीएनए में मोस्ट कॉमन है, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, वो भी मोनोसैकेराइड है। ठीक है ना, तो मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उनके कंबाइन होने से जो नया कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। जैसे अभी में हमने पढ़ा है, देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब ये आपस में कंबाइन होंगे ना, तो आपके पास बनेगा सुक्रोज। अब ये जो है ये एक ओलिगोसैकेराइड है, ओएस का मतलब ओलिगोसैकेराइड, और ये मोनोसैकेराइड है, और ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। सो ये मोनोसैकेराइड की कॉम्बिनेशन से जो नया कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे, तो आपने याद रखना है 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड भी कंबाइन हो सकते हैं, 3 भी कंबाइन हो सकते हैं, 4 भी कंबाइन हो सकते हैं। मतलब जितने मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे उतना ही बड़ा ओलिगोसैकेराइड बनेगा। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो बनने वाला जो ओलिगोसैकेराइड है उसको बोला जाएगा डाइसैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं दैट विल बी कॉल्ड ट्राइसैकेराइड। अगर 4 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं तो टेट्रासैकेराइड। ठीक है, ओके जी। अच्छा, और इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इनको आप पानी के साथ रिएक्शन करवाकर ब्रेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करना है तो मैं इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, ये देखिए मैंने हाइड्रोलाइसिस का यहाँ पे डेफिनेशन भी समझाया हुआ है। तो अगर मैंने इसको हाइड्रोलाइज करना है सुक्रोज को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। इसका जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोलाइसिस है वो या तो एसिड की प्रेजेंस में होता है या बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। आपकी बुक में मेरे ख्याल में एसिड का लिखा होगा, तो ये दोनों तरीकों से हो जाता है, चाहे आप एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज कर लो या बेस को। तो जब मैं सुक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये सुक्रोज ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें, ग्लूकोज में C6H12O6 और फ्रुक्टोज में। अब आपने कंफ्यूज हो जाना कि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। हाँ जी, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है। मैं पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे होगा कि ओलिगोसैकेराइड को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो उससे क्या बनेगा, याद रखना है,
ओलिगोसेकेराइड बना किससे है? ओलिगोसेकेराइड बनता है मोनोसेकेराइड से। तो जब ओलिगोसेकेराइड को तोड़ोगे तो प्रोडक्ट के तौर पर भी क्या मिलेगा? मोनोसेकेराइड मिलेगा। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म अपॉन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेकेराइड। जब हम ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ओलिगोसेकेराइड is hydrolyzed it will give you monosaccharides, तो वो आपको मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अब आते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो आपने याद रखना है कि ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं। सॉरी, अच्छा जी, और ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोनोसेकेराइड से थोड़ी कम होती है, क्योंकि बड़े साइज के होते हैं ना। जैसे जैसे साइज बढ़ता है सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये भी, आई थिंक। इस पॉइंट को जरा एक दफा चेक कर लीजिएगा, ये मुझे ना थोड़ा सा जेन से निकल गया। आई थिंक सो रिड्यूसिंग शुगर है, बट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स और लिपोसेकेराइड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पॉलीसेकेराइड्स को कवर करेंगे और इसके कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस को करेंगे। तो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लें, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।